अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? यस सर। वालेकुम सलाम। यस सर, आवाज आ रही है। ये सारी चीज़ें तो देख ली थी हम लोगों ने नेस्टेड लूप तक। इससे पहले यार एक बात बताओ, पेपर सही हुआ था? मिड यस सर। मतलब उसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं आया ना? ऐसे सवाल तो मैंने आसान ही दिए थे। सर आपको लगता है आ सकता है? क्या? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। मुझे यही लगता है कि मैंने बहुत ही आसान दे दिया था। तो ज़्यादा सर गलत हमें भी यही है क्या? गूगल खोला हमें भी हुआ, ऐसा ही लगता सवाल है सर। कॉपी। नहीं 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 सर, ईमानदारी से किया है। हाँ, और वो दिख रहा था मुझे। जो इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, एग्जैक्टली वही छापे हुए हैं, जबकि मैंने सवाल में थोड़ी बहुत चेंजेस की हुई थी। नो तो सर, हमने खुद से मेहनत की थी, बाकी औरों का पता नहीं है। यस सर। चलो देखें सही, अभी तो बोला जाएगा यही। खैर, फॉर लूप और वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारे लूप्स वगैरह हम लोगों ने देख लिए थे। उसके बाद आखिर में नेस्टेड लूप भी देख लिया था। तो यहाँ तक तो हो चुका था लेक्चर 4 कंप्लीट। इसके बाद फिर मैंने कहा था यार ब्रेक स्टेटमेंट जो है हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट कुछ ऐसा खास है नहीं, सिर्फ सिंपल क्या है, जिस लूप में भी मैं एंटर हुआ हूँ उससे बाहर निकलने के लिए एक कमांड होती है। ठीक है, यानी कि लेट्स से मैंने कुछ कंडीशन दी हुई थी कि 2000 टाइम्स मेरा नाम प्रिंट हो, लेकिन अगर लेट्स से बंदे ने कुछ एंटर कर दिया इसके दरमियान तो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो अगर इस टाइप का मैंने कोई कोड लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, मैं वाइल लूप में उसको 2000 टाइम्स तक प्रिंट करवाने के लिए लगा दूंगा, और फिर एक वो भी चला दूंगा, इस प्रिंट एफ और इसका एन एफ लगाऊंगा, ताकि यूज़र एंटर करवाते हैं हर दफ़ा जैसे ही यूज़र ने एंटर किया कुछ ऐसा ब्रेक करने के लिए कोई कमांड, तो वो ब्रेक हो जाए। या फिर ये जैसे एक एग्जांपल इधर दी हुई है, इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, कोई 100 से लेस दफ़ा चलेगा ये लूप। ठीक है, मतलब पहले प्रिंट होगा 0 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 100 तक प्रिंट होना चाहिए इस कोड को। लेकिन ये कोड पूरा 100 तक क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे ही नंबर की वैल्यू 2 के बराबर हो जाती है तो मैं ब्रेक की कमांड भेज देता हूँ इसको, इस लूप को। तो ये क्या कर रहा है, जैसी 2 ही वैल्यू ब्रेक हुआ, ब्रेक होने की वजह से वो इस लूप से ही डायरेक्ट बाहर आ गया। ठीक है, यानी कि अचानक से कंडीशन फॉल्स हो गई और वो बाहर आ गया इस लूप से। और बाहर आने के बाद जो भी है आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ वाइल लूप, वो प्रिंट कर दिया और रिटर्न हो गया, यानी कि कोड एग्जिट हो चुका। ठीक है, तो ब्रेक कमांड क्या करती है, मेरे वाइल लूप को या कोई सा भी लूप हो उसको कहीं पे भी रोक सकती है, यानी कि बीच में से ब्रेक कर सकती है उसको, उसका ऑपरेशन, जो उसका नॉर्मल ऑपरेशन है उसके बिहेवियर को ब्रेक करने का। ठीक है, ये काम कर सकता है ब्रेक कमांड। अच्छा जी, इसका अगर मैं वो देखूं फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट क्या है, अगर मैं ये ब्रेक हटा दूं यहाँ से तो मेरे पास क्या बन रहा है, एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर लूप। ठीक है, वो है अगर वो ट्रू है कंडीशन तो उसकी बॉडी रन करो और दोबारा टेस्ट करने चले जाओ, फिर दोबारा बॉडी रन करो और फिर टेस्ट करने चले जाओ, यानी कि लूप के अंदर की बॉडी में जो कुछ भी कोड लिखा हुआ है उसको रन किया इसने और बार बार लूप की कंडीशन टेस्ट करने जा रहा है ये। लेकिन अगर बीच में मैं ब्रेक का वो लगा दूं तो ब्रेक की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो एग्जिट कर देगा लूप को। ठीक है, यानी कि अब लूप एग्जिट होने के मेरे पास दो रास्ते आ गए। एक तो रास्ता वो था जो मेरे पास वाइल लूप का अपना होता है। ठीक है, यानी कि उसकी कंडीशन जैसी फॉल्स होगी मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। एक है इंटरनल कंडीशन भी, यानी कि लूप के अंदर भी कहीं ना कहीं मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर ये भी ट्रू हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है किसी भी वक्त पे, तो वो मैं बाहर आ जाऊं। ये ब्रेक की कमांड हम लोग कब यूज कर रहे होते हैं, ये हम लोग नॉर्मली उस वक्त यूज करते हैं जब हमें
प्री डिफाइंड नहीं पता कि इतनी दफा के बाद ब्रेक कर देना है, ठीक है। यानी कि लेट से मुझे क्या करना है यार, डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं मल्टीपल यूजर्स का डेटा इंटर करते जा रहा हूँ। अब वो कितनी दफ़ा एंटर करूँ, जब तक मैं आखिर में आके कोई क्विट ना दबा दूँ या क्विट ना एंटर कर दूँ। तो इस टाइप की जब कमांडें आ जाती हैं तो उसमें आप ब्रेक से भी एग्जिट ले सकते हैं उस लूप का। यानी कि मैं लूप के अंदर यूजर का डेटा एंटर करवा रहा था, अब वो लूप चल रहा है, बार बार चल रहा है, तो उस लूप से बाहर आने के लिए मैंने ब्रेक वगैरह भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये है सिंपल सा हमारे पास ब्रेक ब्रेक की कमांड। अच्छा जी, इसके अंदर क्या किया है, ये वाले के अंदर प्राइम नंबर फाइंड करने की कोशिश की है, यानी कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर प्राइम नंबर है तो वो दिखा दे कि प्राइम है या नहीं है, उसके रिस्पेक्टिव कुछ प्रिंट आउट हो जाए। तो सिंपल सा कोड है ये, यूजर से इनपुट लिया किसी नंबर n वेरिएबल के अंदर, यूजर ने एंटर कर दिया। अच्छा, हमें पता है प्राइम नंबर जो है वो अपने नंबर से डिवाइड होता है और वन नंबर से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर जो भी होता है उसके अलावा किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। प्राइम नंबर की ये कंडीशन होती है ना। तो इसीलिए वन से डिवाइड हो जाता है, तो मैंने सी की वैल्यू जो है, यानी कि एक काउंटर चलाया है जिसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट करवाई है। तो वन से अगर चलाता तो वन से तो वो हमेशा डिवाइड हो ही जाता और उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाएगा वन से डिवाइड होने के बाद। तो डिवाइड होने का मतलब क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाना, ठीक है। तो सिंपल सा काम किया है, सी की वैल्यू जो है वो 2 ली है इसने। अच्छा, 2 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक मैं लूप चला रहा हूँ, जहां तक मैंने नंबर एंटर किया, लेट से 29 एंटर किया है, तो सी की वैल्यू में 29 तक चलाऊंगा, ठीक है। तो 29 तक चलाने का मतलब क्या हुआ, 2 3 4 5, 29 नहीं, 29 से एक कम, 29 भी चला दूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और मेरी वो प्राइम नंबर बता दूंगा मैं कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो नॉट अ प्राइम मुझे फाइंड करना है, यानी कि 2 से लेके 28 तक किसी भी नंबर से अगर ये 29 डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो क्या करना है भाई, सी से स्टार्ट किया मैंने 2 से वैल्यू, और कहाँ तक उसको चलाया मैंने, जो भी नंबर एंटर किया उससे एक कम वैल्यू तक चलाया, ठीक है। और सी में इंक्रीमेंट करवाते जा रहा हूँ हर दफा, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, अच्छा, इफ n परसेंटेज c इक्वल्स टू 0, यानी कि n को डिवाइड कर दो c से और रिमाइंडर चेक करो क्या वो 0 है, अगर 0 है तो नॉट अ प्राइम नंबर बोल दो, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। सिंपल सा काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर लूप अब चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक c की वैल्यू n-1 के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। और जैसे ही होती है तो वो ये बाहर आ जाएगा। इसके बाहर आने के बाद भूल देगा, अगर ये बाहर आ जाता है इस फॉर लूप से तो ये n की वैल्यू जो है हमारे पास, वो c की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो के 28 तक पहुंच चुकी होगी, 28 प्लस 1 तक 29 तक। 29 तक क्यों पहुंचेगी, 29 जैसी होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी जब भी बाहर आया लूप से, कंडीशन की वजह से। तो 29 इक्वल्स टू 29, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका प्राइम नंबर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्रेक की कमांड क्या कर रही है, लेट से मैं एंटर करता हूँ 4 नंबर, ठीक है। मैंने एंटर किया है लेट से 4, ठीक है। तो इस 4 से क्या हो रहा है, मैंने इधर 4 किया है, 4 - 1 यानी कि 3 आ गया इसकी, इस पूरे इक्वेशन की जगह, ठीक है। तो 3 तक चलेगा, 2 से लेके 3 तक का ये लूप चलेगा। सबसे पहले क्या था भाई, n में मेरे पास 4 है, c में मेरे पास क्या है 2 है, ठीक है। 4 और 2 जब इन दोनों का मैंने वो लिया परसेंटेज तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं इफ के अंदर चला गया, इफ के अंदर गया तो मुझे क्या दिखा, परसेंटेज d, यानी कि जो भी नंबर है, मैंने जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो नंबर नॉट प्राइम है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें तो कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई। और ये प्रिंट एफ चलने के बाद मेरे पास ब्रेक कमांड लग गई, ब्रेक कमांड लगने से क्या हुआ, मैं बाहर आ गया, बाहर आने से मेरे मुझे क्या दिखा
एक और इफ दिखा, इस इफ में सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 है और एन की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, कमांड printf वाली, और मेरा कोड एग्जिट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, नॉट प्राइम नंबर जो भी है, तो इस टाइप का कोई चीज लिखी आ जाएगी। लेट्स अगर मैं 5 एंटर करता हूँ, ठीक है, यार 1 मिनट कॉल आ रही है।
अच्छा यार, कहाँ थे हम थे, मैंने एंटर किया, लेट्स से यूजर ने 5 एंटर किया है। अब इस 5 के रिस्पेक्टिव क्या होता है हमारे पास, मतलब ये लूप कब ब्रेक होगा और क्या चलेगा उसमें, तो वो देख लेते हैं। तो 5 जब मैंने एंटर किया तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा। 2 से तो स्टार्ट हमेशा होगा, लेकिन चलेगा कहाँ तक, 4 तक चलेगा ये इस बार। ठीक है, तो 4 मैंने लिख दिया यहाँ तक पे। n-1 लिखा हुआ था ना यहाँ पे, तो 5-1 4 आ गई हमारे पास यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, जो लूप की कंडीशन है। सही। अच्छा जी, c की वैल्यू जब 2 थी तो 5 को इसने डिवाइड किया 2 से। मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 1 आ गया, लेट से या 2 आ गया या जो भी आ गया। ठीक है, वो रिमाइंडर यानी कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई हमारी। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये इफ की कंडीशन के अंदर भी नहीं गया और ये दोनों कमांड भी नहीं चली। इसने क्या किया, सी में एक इंक्रीमेंट किया, 2 से वैल्यू 3 हो चुकी है अब। क्या 3 लेस देन और इक्वल है 4 के, बिल्कुल लेस देन है 4 के। तो इसने दोबारा अंदर किया, तो अब क्या किया, 5 को 3 से इसने डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया, अभी भी 0 नहीं आया। इसने दोबारा इंक्रीमेंट किया, अभी भी प्रिंट एफ और वो नहीं चला है ब्रेक। ठीक है, इसने एक और इंक्रीमेंट किया, 3 के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, बिल्कुल है। तो 4 की वैल्यू के साथ अब इसने डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया, अभी भी कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ वाला नहीं चला। मेरे पास ये बाहर आ गया मैं लूप से, मतलब कंडीशन में एक इंक्रीमेंट और हुआ। 4 की के बाद मेरे पास सी की वैल्यू 5 हो गई। क्या 5 जो है वो लेस है 4 के, बिल्कुल लेस नहीं है ये। तो 4 से लेस भी नहीं है और 4 के इक्वल भी नहीं है 5। तो ये लूप से इस दफा बाहर आ गया। ठीक है, तो ये लूप से मैं एग्जिट हो चुका हूँ। इस लूप से एग्जिट होने के बाद मुझे ये इफ दिखा। इस इफ में क्या दिखा, 5 सी की वैल्यू जो है लूप से बाहर होने की वजह से ये सी की वैल्यू 5 हो चुकी थी। क्या 5 यूजर ने एंटर भी 5 किया था, तो क्या 5 और 5 दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल इक्वल है। तो उसने ये वाला प्रिंटफ चला दिया, नॉट इज अ प्राइम नंबर, यानी कि 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का टिक लगा दिया भाई मैंने। तो इस तरीके से ये एक एल्गोरिदम बन गया। अब इस एल्गोरिदम के अंदर हो क्या रहा है, मेन जो पॉइंट बताने का इसमें, कि मुझे लूप कब एग्जिट करना है उसका अंदाजा नहीं है। कभी लूप पहली दफा में ही एग्जिट कर दिया, जैसे मैंने 4 वाली कंडीशन देखी थी। तो 4 में जब पहली दफा लूप चल रहा था तो वो 2 से डायरेक्टली डिवाइड हो गया। 2 से डायरेक्टली डिवाइड हो गया तो बता दिया मैंने प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये पहली दफा ही में लूप एग्जिट हो गया। जबकि 5 वाले केस में मैंने 3 दफा लूप चलाया कम से कम, 2 पे भी चलाया, 3 पे भी चलाया और 4 पे भी चलाया, 3 दफा लूप चलाया, लेकिन ये एग्जिट इस ब्रेक की वजह से नहीं हुआ, इस लूप की अपनी कंडीशन की वजह से ब्रेक हुआ। ठीक है, तो जब हमें डिफाइंड ना हो कि कितनी दफा हमने लूप चलाना है, और वो तो डिफाइंड है मैंने कितनी दफा चलाना है, क्योंकि मुझे ये पता था कि 2 से लेके जो भी मैंने यूजर ने एंटर किया उससे n-1 तक चला देना लूप, ये तो मुझे पता है। लेकिन रोकना कब है इस लूप को, उसकी भी दो डिफरेंट कंडीशंस आ रही थी मेरे पास। एक तो आ रही है इसके दरमियान बहुत सारी जो वैल्यूज हैं उसमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उस रिमाइंडर 0 की वजह से मुझे लूप को ब्रेक कर देना होगा। तो आगे तक चलाने का मतलब फायदा नहीं है। ठीक है, तो अपने कोड को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए ये कर दिया हमने। वरना हम ये भी काम कर सकते थे, ब्रेक ना करें, इधर किसी वेरिएबल में, यानी कि इज अ प्राइम मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर मैंने 1 स्टोर करवा दिया या 0 स्टोर करवा दिया इज नॉट अ प्राइम में। ठीक है, इज अ प्राइम में 0 है अगर, और फिर आखिर में मैंने चेक लगा दिया, इफ इज अ प्राइम वेरिएबल के अंदर अगर 0 है तो दिखा दे नॉट प्राइम, और अगर इज अ प्राइम के अंदर 1 है तो दिखा दे इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एल्स इफ एल्स बाहर एक अलग से लगा दो, काम वही होगा। लेकिन इस दफा में यानी कि अगर मैं ब्रेक हटा दूं तो मेरे पास लूप हर दफा यहाँ से 2 से लेके n-1 तक ही चलेगा हर दफा। इसमें मुझे क्या फायदा होगा, अगर मैं ब्रेक लगाऊं तो मुझे पता है यार n-1 तक पूरा चलाने की जरूरत नहीं, जहां पे भी मुझे पता चल जाए जिस पॉइंट पे भी कि प्राइम नंबर नहीं है, बस बाहर निकल जाओ प्रिंट करवा के। ठीक है, पूरा चलाने की जरूरत नहीं है, कोड थोड़ा सा एफिशिएंट हो गया इससे। ठीक है, कर दोनों काम कर सकते थे, लेकिन जो बेहतर लगे। हमारे पास एक ब्रेक कंडीशन है तो उसका फायदा उठा लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा कंटिन्यू छोड़ो, कंटिन्यू यूज नहीं होता इतना।
ठीक है, जिस तरीके से ब्रेक होता है उसी तरीके से कंटिन्यू भी होता है। कंटिन्यू में क्या होता है, कंडीशन अगर ट्रू वगैरह भी हो गई है ना तो भी आगे एक दफा कंटिन्यू कर लेता है वो, या तो वो इग्नोर जाने तो अभी, ये खतरनाक है। ये असाइनमेंट पता नहीं अपलोड किया है कि नहीं किया, जो भी किया है वो कर देंगे, और फिर इसकी डेडलाइन होगी तुम लोगों की, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ होगी, ठीक है। तो 17 तक अपलोड कर देना इसका रिजल्ट जो भी है। तो ये वाला लेक्चर तो खैर ख़त्म, जिसमें लूप्स वगैरह का जिक्र था, तो ये एंड हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। अच्छा जी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अगर कोई डायग्राम बनी हुई है, हाँ ये बनी हुई है ना, चलो ये अच्छी बात है, डायग्राम बनी हुई है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यार इसी तरीके से होती है जिस तरीके से, अगर तुम लोगों ने लेगो देखा हो ना, लेगो के अंदर क्या होता है, एक सिंगल यूनिट मैंने बना के रख दी है, उस सिंगल यूनिट को मैं जितनी दफा इस्तेमाल करना चाहूँ बस मुझे उस चीज को कॉल करना है, उस ब्रिक को या उस फंक्शन को मुझे सिर्फ कॉल करना है उतनी दफा, मेरा काम होता रहेगा। ठीक है, यानी कि मैंने एक दफा कोड लिखा, उस कोड का काम लेट से कुछ था, वो उससे रिलेटेड मुझे जब भी काम पड़ा अपने कोड के अंदर, उस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया अपने कोड में। ठीक है, तो इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में ना अपने कोड को मैं फ्लो कर सकता हूँ। ठीक है, फ्लो कंट्रोल कर सकता हूँ। फ्लो कंट्रोल करने के हमने कुछ डिफरेंट और भी टेक्निक्स सीखी हैं। एक तो हमने फ्लो कंट्रोल में देखा है इफ एल्स, इफ एल्स के थ्रू भी मैं अपने कोड का फ्लो कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, और स्विच के थ्रू भी मैं अपने कोड का फ्लो कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप देखा, फॉर लूप से भी मैं अपने कोड का फ्लो कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अब आ जाता है हमारे पास फंक्शंस। ठीक है, इन फंक्शन से भी मैं अपने कोड का फ्लो जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि मेरा कोड जो होता है वो नॉर्मली किस तरीके से रन होता है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरीके से मैं स्ट्रेट कोड को रन करते हुए जा रहा हूँ। बीच में अगर इफ आ जाता है तो इफ डिपेंड करता है इफ की वैल्यू के ऊपर, कंडीशन के ऊपर। अगर ट्रू हो रहा है तो लाइन वाइज ही चले आते रहे, अगर ट्रू नहीं है तो स्किप करके आगे चले जाए। तो स्किप करना जो है वो कोड के फ्लो को कंट्रोल करवा रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से स्विच भी करवा रहा है। फॉर लूप क्या करवा रहा है, बार बार एक ही लूप को बार बार चला रहा है, यानी कि एक ही कोड के चीज को, स्टेटमेंट्स को बार बार चलवा रहा है, तो वो भी कंट्रोल कर रहा है किसी लिहाज से। तो फ्लो कंट्रोल में हमारे पास एक ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस होते क्या हैं, मैंने एक कंप्लीट कोड, किसी ने बोला ये एक खतरनाक सा कोड बनाना है। ठीक है, अब इस कोड को ना मैंने क्या किया, इस कोड को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। लेट्स से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। ठीक है, इन सबके पार्ट्स ना अपने इनके कुछ ना कुछ इनपुट्स होंगे और कुछ ना कुछ आउटपुट्स होंगे। सबका ऐसे ही होगा, किसी के 2 इनपुट, किसी के 4 इनपुट, किसी का एक ही इनपुट। ठीक है, और हर किसी का अपना अपने लिहाज से, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस फंक्शन की, या उस जिसमें पार्ट में मैंने ब्रेक किया है उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसके आउटपुट्स कुछ हो गए। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास एक कंप्लीट कोड जो मुझे रिक्वायर्ड है, उसको मैंने जब पार्ट्स में ब्रेक किया, तो अब मैं ब्रेक करने से मुझे ये फायदा मिला, मैं हर कोड का पोर्शन जो है वो किसी एक अलग बंदे को दे सकता हूँ। मैं उसको सिर्फ डिफाइन क्या कर दूँ, इनपुट ये आ रहा है और मुझे आउटपुट ये रिक्वायर्ड है, तो उससे बोल दिया ये कोड मुझे बना के दे दो, और उससे बोला कि फंक्शंस के सूरत में बना के देना, ताकि मैं तुम्हारा कोड सिर्फ क्या करूँ, कट किया और अपने वाले कोड में पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो सिंपल सा मुझे आसानी हो गई उसके फंक्शंस के थ्रू, कि मुझे एक कंप्लीट बना बनाया कोड मिल गया जो कि टेस्टेड भी है, उस बंदे ने टेस्ट किया होगा जब मुझे ये दिया है। तो कंप्लीट कोड जो मुझे मिला, एक लेट से इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक ईटा, एक ईंट दी उसने, इसी तरीके से किसी दूसरे बंदे ने ईंट दी, इसी तरीके से सबने जब अपनी अपनी पार्ट पकड़ा दिया, मुझे मुझे क्या करना है, बस उनको जोड़ना है फाइनली, और मेरे पास एक फाइनल जो कंप्लीट रिक्वायर्ड था डब्बा, रिक्वायर्ड मेरे पास जो कोड था वो मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोड हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा हो जाता है
तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉड्यूल्स के अंदर छोटे छोटे उसमें ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उसको हर मॉड्यूल को अलग अलग सॉल्व किया, उसको टेस्ट किया अलग अलग मॉड्यूल्स को, और फिर आखिर में कंबाइन कर दिया। इससे मुझे ये पता होता है आखिर में जब कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास लेट से कंबाइन करने के बाद कोई नई कंडीशन आई जिससे मेरा कोड जो है फेल होने लग गया, तो वो नई कंडीशन से मुझे पता है यार वो नई कंडीशन की वजह से जो फेल हो रहा है वो लेट से इस ब्लॉक की वजह से फेल हो रहा है। तो मुझे पता है मैंने सिर्फ इस ब्लॉक का मतलब क्या है, ये एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में जाके कुछ छेड़ना है, कुछ लाइंस ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, या चेंजेस वेंजेस करनी है कुछ, ताकि मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इससे मुझे एक ये भी फायदा मिल जाता है कि मैं अपने कंप्लीट कोड को मैं हर जगह नहीं छेड़ रहा। मुझे डायरेक्ट पता है लेट से मैंने एक जो डब्बा था उसके अंदर प्रिंट का सिर्फ काम हो रहा है, उसमें और कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ प्रिंटिंग का काम जो है वो उस डब्बे में हो रहा है, और मेरे पास ठीक से कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, तो मुझे पता है यार प्रिंट का काम तो सिर्फ यही डब्बा करता है, तो डायरेक्ट इस डब्बे पे गया मैं। ठीक है, और इसके अंदर चेंजेस करके मैंने ठीक कर दी अपनी। सही है जी। तो ये होता है यार मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर मुझे कुछ फायदे मिल जाते हैं। जो भी काम है तुम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बगैर भी कर सकते हो, यानी कि फंक्शंस बनाए बगैर भी कर सकते हो सारा काम। लेकिन होगा क्या, लाइन नंबर 1 से लेके 1000 लाइन तक तुम लोगों का एक स्ट्रेट कोड चल रहा होगा उस सर straight- एक हाँ, सही करेंगे कैसे ये बताएंगे अभी आप ये। ये बिल्कुल मैं आगे जा रहा हूँ, ये हम लोग किस तरीके से करेंगे और डिवाइड वगैरह किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस बिल्डिंग को इन्होंने डिवाइड किया है, लेट से एक बिल्डिंग बनानी थी, उस बिल्डिंग को मैंने किस में तोड़ा, 3 फ्लोर्स के अंदर तोड़ा। हर फ्लोर जो है उसको एक फंक्शन का नाम दे दिया मैंने, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, 3 फ्लोर्स का नाम दे दिया। हर फ्लोर पे मैंने 3 रूम लगाए जो मुझे बनाने थे रिक्वायर्ड। अब मैंने बना बोल दिया ये यूजर 1 यानी कि पर्सन 1 जो है वो इस वाले फ्लोर के ऊपर काम करे, पर्सन 2 जो है वो इस वाले फ्लोर पे, और पर्सन 3 जो है वो इस वाले फ्लोर के ऊपर काम करे। यानी कि ये टीम का एक हेड था। अब उस हेड ने क्या किया, अपने अंडर जो टीम मेंबर्स हैं उनको अलग अलग रूम पकड़ा दिए। ठीक है, कि इससे रिलेटेड कोड तुम बना के मुझे दे दो। इस जो बंदों ने टीम के मेंबर्स ने कोड बना के दिया, उसने क्या करना है, सिर्फ जो जो हेड था कंबाइन करना है तीनों रूम के कोड को। इस वाले हेड ने भी क्या करना है, कंबाइन करना है, और ये कंबाइंड कोड इस बिल्डिंग के मेन हेड मैनेजर को पकड़ा दिया कोड, और बोला ये लो भाई, इसने फाइनली जोड़ देना, और एक फाइनल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड टाइप कुछ बन जाता है। ठीक है, जैसे उसकी एग्जांपल तुम लोग समझ लो, ये जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना हमारा, ये भी बैकग्राउंड में कोई ना कोई कोड चल रहा है, जिसकी वजह से तुम लोगों के पास ये एक बहुत ही अच्छी सी जीयूआई, जिसमें एक स्टार्ट मेन्यू, तुम लोगों के पास डिफरेंट एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें। तो ये कोड जो है वो कोई एक बंदे का काम नहीं होता, इसको फिर हम लोग मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक करते हैं। लेट्स से किसी ने बोल दिया यार डेस्कटॉप से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग शोडिंग है वो एक टीम को दे दिया। ठीक है, जीयूआई से रिलेटेड जो एक कोडिंग काम वाम है वो एक टीम को दे दिया। ग्राफिक्स यानी के क्या कहेंगे उसको, पेंटिंग चेंटिंग जो होती है फोटोशॉप के ऊपर पिक्चर्स वगैरह बनाना, क्योंकि जीयूआई में वही रिक्वायर्ड होगा। जैसे लेट से ये जो मेरे पास नाइट्रो प्रो ओपन हुआ हुआ है, इसका कोई आइकन है, तो वो आइकन कोई डिजाइन कर रहा है, तो वो एक टीम को पकड़ा दिया। ठीक है, अब ये सारी टीम्स जो है ना वो आपस में मिलके अपने कोड को कंबाइन करती हैं आखिर में, और फिर हमें एक प्रोडक्ट मिल जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो खैर ये तो बहुत ही बड़ी एक कॉम्प्लेक्स वो है ऑपरेटिंग सिस्टम तो। अ, सर इसमें एरर्स भी काफी आते होंगे जब एक सारे कोड को कंबाइन कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, आते हैं। अ, वो भी चेक करने के लिए ना टेस्ट बेंचेस बनती हैं। टेस्ट बेंचेस क्या होती हैं, ऑटोमेटिक टेस्ट बेंच होती हैं, जिसके अंदर मैंने प्री डिफाइंड इनपुट दिया हुआ होता है और प्री डिफाइंड आउटपुट भी दिया हुआ होता है। यानी कि मुझे पता है कि मैं अगर 1 दूं तो आउटपुट पे मेरे पास 13 आना चाहिए। अब तुमने जो मुझे कोड बना के दिया, मैं उस प्री डिफाइंड जो टेस्ट बेंचेस है ना, उस पे अपना कोड मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, यानी कि पेस्ट करूंगा, और बस रन पे बटन दबाना है मैंने।
तो वो क्या करेगा, मेरे पास जितनी भी प्री डिफाइंड इनपुट्स थी उसके रिस्पेक्टिव चेक करेगा क्या तुम्हारे कोड के थ्रू भी वही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो आउटपुट आ रहा है तो तुमने कोड जो लिखा है मुझे दिया है वो अभी के लिहाज से तो ठीक है। अब इसमें ये सिर्फ इशू होता है, प्री डिफाइंड इनपुट्स जो होती है ना वो मैं एक लिमिटेड अंदाज में दे सकता हूँ। मैं सारी दुनिया की वो नहीं देख सकता कि ये कंडीशंस भी चेक कर ले तुम्हारे कोड से रिलेटेड। तो उसमें फिर फाइनली यानी कि आगे चल के कई इश्यूज वगैरह आते हैं तो वो फिर लोग रिपोर्ट करते हैं। यानी कि जब मैंने पब्लिश कर दिया अपनी कोई एप्लीकेशन तो वो लोग बता रहे होते हैं यार यहाँ पर ये इशू आ रहा है। जैसे कि गेम्स वगैरह में भी तुम लोगों को अगर खेलते हो तो कहीं पे बंदा अटक जाता है, वहां से मूव नहीं कर रहा या ग्लिचेस आ जाते हैं तो वो रिपोर्ट करते सर हैं। वो बग होता है, बग। हाँ, तो इस टाइप के बग्स वगैरह जो होते हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं और फिर जो प्रोग्रामर से रिलेटेड लोग हैं उनकी टीम वो उस जगह पे जाके यानी कि वो कोड कहाँ लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ कोड तो वहां पे जाके उसको फिर ठीक किया जाता है। ठीक है, और फिर बग फिक्सेस और पैचेस वगैरह निकलते हैं उससे रिलेटेड, फिर वो आप इंस्टॉल करो तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो खैर वो तो लंबी कहानी, इतना लंबा हमें ना सीखना है ना आता है ना सिखा सकते हैं अभी इस लेवल पे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो चीज़ें। तो खैर अ, ये भी एक पिक्चर में बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। लेट्स से मैंने एक टीम को बता दिया यार एक बंदा ट्री बनाए, एक बंदा जो है वो मारियो बनाना शुरू हो जाए, एक बंदा जो है वो बिल्डिंग बनाना शुरू हो जाए, एक बंदा पहाड़ बनाना शुरू हो जाए। तो ये मल्टीपल लोगों को काम पकड़ा दिया, आखिर में क्या करना है बस मैंने जोड़ देना है। यानी कि ये जो बिल्डिंग का पोर्शन उसने मुझे दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बेस प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैंने ला के रख दिया। डिफरेंट ट्रीज जो हैं लोगों ने अलग अलग जो दिए उसको ला के बस अटैच करना है। तो ये एक टॉप टू डाउन डिजाइन का फ्लो कुछ इस तरीके से भी होता है। ठीक है, तो एक इस पिक्चर एग्जाम्पल में भी बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो अच्छा जी अब देख लेते हैं यार फंक्शंस क्या होते हैं और क्या अभी तक जो हम लोग कोड करते हुए आए हैं उसमें हम लोगों ने फंक्शंस का कभी इस्तेमाल किया है या नहीं किया। तो बिल्कुल हमने अभी तक जो जितने भी कोड इस्तेमाल किया है उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं। ठीक है, और जो इस्तेमाल भी करते रहे हैं हम, जिनमें से मैं एक फंक्शन का अगर नाम लूँ तो वो इफ है। इफ ब्रैकेट ये एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर तुम लोग कुछ एंटर करते हो। ये इफ जो है वो किसने लिखा है, ये प्री डिफाइंड यानी कि जब हमारा ये पीसी से रिलेटेड कोडिंग वोडिंग बनना शुरू हुई तो उसमें किसी बंदे ने ये एक इफ जो है वो बना के हमें पकड़ा दिया, बोला ये यूज करो तुम लोग, इससे रिलेटेड जो काम लेना है तुम लोग ले सकते हो। तो इफ के अंदर जितने भी होगा रिलेटेड कोडिंग कंपैरिजन वगैरह के, वो इफ का एक कोड जो है जैसे ही मैं इसको कॉल करवाता हूँ तो ये जंप करके कहीं जाता है, जो मैं इंक्लूड करवाता हूँ ना हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो वो उस फाइल के अंदर जाता है, वहां पे देखता है भाई इफ करता क्या है, भाई इफ का काम क्या है। तो वहां पे जाके इफ का काम देखा, वो परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न हो गई या तो 1 या तो 0 की फॉर्म में। ठीक है, कभी तुम लोग करके देखना, इफ जो है वो ब्रैकेट में ये यूं लिखना और इक्वल्स टू किसी वेरिएबल में डलवा देना। ठीक है, लेट्स से वेरिएबल ए में, और ए की वैल्यू जो है ना वो प्रिंट करके देखना, तो तुम लोगों के पास 0 या फिर 1 प्रिंट होगा। ठीक है, या तो ट्रू प्रिंट होगा या तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो ये कहाँ से आई वैल्यू, ये वैल्यू आई इस फंक्शन से रिटर्न हुई है वैल्यू। इसी तरीके से प्रिंट एफ स्कैन एफ भी रिटर्न करता है। यानी कि जो तुम लोग लिखते हो ना प्रिंट एफ ब्रैकेट और अंदर कुछ लिख दिया लेट्स से ए बी सी। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करवा दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ये तुम लोग लिख तो सकते हो इस तरीके से भी। एक और लिखने का तरीका क्या है, इससे पीछे मैंने इक्वल्स टू डाला और कोई वेरिएबल का नाम लिख दिया, लेट्स से वेरिएबल var मैंने लिख दिया। अब ये लाइन क्या करेगी, प्रिंट एफ तो कमांड चलेगी, प्रिंट भी होगा तुम लोगों का, यानी कि स्क्रीन के ऊपर एबीसी प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा। लेकिन जब ये वाली लाइन चल जाएगी ना तो इसका रिजल्ट भी निकलता है कुछ ना कुछ। अगर सक्सेसफुली ये प्रिंट हो गया है तो इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 0 आती है या 1 आती है, मुझे ये याद नहीं सही से कि क्या आती है रिटर्न, लेकिन कुछ आता है नंबर, नंबर की फॉर्म में कुछ रिटर्न आता है। अब वो रिटर्न जो है ना वो डिफाइन करता है कि मेरे पास कोई एरर आया था या नहीं आया था एरर। इसको तुम लोग प्रिंट करवा के भी देखना, प्रिंट एफ एक और लगा देना। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर मैंने वेरिएबल
%d ये कर देना, तो तुम लोगों को दिखेगा सक्सेसफुली प्रिंट के ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होगी, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 13 15 इस टाइप की कोई वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। तो ये वैल्यू कहाँ से आई? ये फंक्शन जो है उसने भेजी है, उसने रिटर्न किया है वैल्यू। फंक्शंस तुम लोग अभी तक देखते हुए आओ और यूज भी करते हुए आओ, बस पता नहीं था तुम लोगों को, अब तुम लोगों को पता चल गया फंक्शंस होते क्या है। थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊंगा, मतलब उसमें इनपुट कहाँ आता है, आउटपुट कहाँ आता है, डेटा टाइप क्या होती है उन इनपुट आउटपुट की, और थोड़ी सी डिटेल कितने किस्म के फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा जब आएगा तो तुम लोगों को और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा मैं ये जो बोल रहा हूँ ये है क्या बातें, ठीक है। तो फंक्शंस जो हैं वो अभी तक तुम लोग देख के आ चुके हो, उनमें से कुछ एग्जांपल जो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, अगर तुम लोग math.h इंक्लूड करवाओ तो उसमें ये फंक्शंस भी मिल जाते हैं, पावर के, स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो ये फंक्शन भी मिल जाते हैं हम लोगों को। अच्छा जी, तो इससे रिलेटेड अगर तुम लोगों ने कोई काम करवाना है मैथ से रिलेटेड, तो उसके फंक्शंस जो है उस math.h के लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, और ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं। अच्छा जी, कुछ और फंक्शंस की एग्जांपल ये दी हुई है, एब्सोल्यूट, सेल और कोसाइन, साइन, एफ एब्सोल्यूट यानी कि शायद होता है ये, या पता नहीं क्या होता है एफ एब्सोल्यूट, और फ्लोर, फ्लोर का मतलब बस नीचे लगा दो, 45.23 है तो फ्लोर का मतलब क्या हुआ, 45 होगा। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम यहीं थे। बैक नीचे आ जाओ, अगली पेज पे क्या है भाई, और भी बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस तो तुम लोगों ने देख लिया, log 10 उसको यूज भी करके इन्होंने इस कोड की एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया है। log 10 में कुछ ना कुछ रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न जो भी होता है वो इक्वल्स टू के उसको स्टोर भी करवाना है, मतलब जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है तो स्टोर करवाने के लिए जब भी इक्वल्स टू और एक वेरिएबल का नाम लिखा है लेफ्ट की तरफ, ताकि जो भी रिजल्ट आए उसको स्टोर करवा सकूं मैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो बने बनाए हमें मिल जाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस जो के कहलाते हैं, ठीक है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस हमने देख लिए। अच्छा जी, फंक्शंस इन सी, ये मतलब कोई मुझे अपना फंक्शन बनाना है तो वो कैसे बनेगा, तो वो देख लेते हैं। अपना फंक्शन अगर हमने कोई बनाना है ना, तो अपना फंक्शन बनाने के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो 3 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो सकता है जो मेरे पास फंक्शन का वो है प्रोसीजर। एक तो उस फंक्शन को मैं पहले डिक्लेयर करूं, फिर डिफाइन करूं और फिर कॉल करूं कहीं ना कहीं, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, उसके इनपुट आउटपुट्स क्या है, और फंक्शन का नाम क्या है। डेफिनेशन क्या है, वो करेगा क्या, ठीक है, उसकी बिहेवियर क्या है, मतलब वो जब फंक्शन जब कॉल होगा उसको मैं यूज करूंगा कहीं ना कहीं, तो उस पे उसका बिहेवियर क्या होगा, वो रिजल्ट क्या देगा मुझे, किस तरीके से देगा, उसकी डेफिनेशन वो होती है, यानी कि उसके अंदर कोड क्या रन होगा। अच्छा जी, कॉल क्या होता है, कॉल सिंपल सा बस क्या होता है, जैसे हमीद कोई एक बंदा नाम है बंदे का, तो हमीदुल्लाह, उसका नाम जैसे ही मैंने लिया तो वो सुनेगा और मुझे रिप्लाई करेगा। तो ये कॉल का मतलब यही होता है, मैं कोई नाम लूँ फंक्शन का, वो उससे रिस्पेक्टिव बंदा जो है मुझे कोई रिप्लाई करे, या जो उसको काम दिया गया था वो परफॉर्म करके दे दे। यानी कि मैंने लेट से बता दिया अल्फा एक बंदा है, उस बंदे का नाम मैं जब भी लूंगा तो उसने डैश 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 कोई काम करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अल्फा नाम लिया तो उसने वो काम परफॉर्म किया और रिजल्ट मुझे दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं, सेम इसमें भी वही है प्रोसीजर। डिक्लेयर किया, मैंने बता दिया भाई बंदे का ये नाम है, और उसको इनपुट मैं ये दूंगा और आउटपुट ये मिलना चाहिए मुझे। अच्छा, इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए मुझे कोडिंग क्या करनी है, यानी कि उस क्या परफॉर्म करेगा उसने, स्टेप्स क्या फॉलो करने, वो डिफाइन करूंगा मैं पहले, फिर उसके बाद उसको कॉल करूंगा कहीं ना कहीं। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा,
फंक्शन में ये 3 मेन पार्ट्स हो गए। अगली स्लाइड। अच्छा जी, एक फंक्शन और है जो तुम लोग अभी तक देखते हुए आए हो। वो फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन। ठीक है, मेन भी एक फंक्शन है जो कि क्या होता है, हमेशा सबसे पहले जो है वो यही रन होगा। मेन फंक्शन हम लोगों का सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, जब भी कोड रन करना चाहता है यानी कि कंपाइल करने जाता है, तो वो सबसे पहले जंप कहाँ करता है, मेन कहाँ लिखा हुआ है। जहां पे भी मेन लिखा हुआ होगा तो वो वहां से कोड रीड करना और कंपाइल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मेन भी हमारा एक फंक्शन है जो रिटर्न क्या कर रहा है, उससे पीछे उसकी वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि वो एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसके अंदर इनपुट क्या आ रहे हैं, वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था जो राउंड ब्रैकेट है। तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू मैं इनिशियली भिजवा नहीं रहा, यानी कि वो कुछ इनपुट नहीं लेता एक्सटर्नल, सिर्फ रिटर्न करता है इंटीजर डेटा टाइप में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना हमने रिटर्न 0, वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन क्या किया हुआ है, इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो रिटर्न 0 इसीलिए हम लोग लिखते हैं ताकि जो मैंने रिटर्न लिखा है वो हो सके। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, एक अब मुझे लेट से एक फंक्शन डिजाइन करना है जो कि क्या करे, प्रिंटिंग का काम करे। ठीक है, उसको मैं कोई मैसेज दूं, वो उस मैसेज को ना प्रिंट कर दे बस। ठीक है, तो इस इस टाइप के मतलब फंक्शन को मैंने किस तरीके से डिफाइन करना होगा, मैंने प्रिंट मैसेज ये एक फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, फंक्शन का नेम, यानी कि मैं डिक्लेयर किस तरीके से करूंगा फंक्शन को, यही 3 स्टेप थे ना, डिक्लेयर और डिफाइन और फिर कॉल। ठीक है, तो ये 3 स्टेप थे, 1 स्टेप, 2 स्टेप और तीसरा स्टेप। ठीक है, इधर हो रहा है। तो पहले स्टेप में मैंने उसको डिक्लेयर किया। ठीक है, डिक्लेयर में क्या बताया मैंने, उसका नाम क्या है और उसके इनपुट पे मेरे पास क्या आ रहा है और आउटपुट वो क्या दे रहा है। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब वो कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा और कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा। ठीक है, कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा, कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा, तो मतलब वो क्या है, सिर्फ एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि बस उसको जो काम दिया गया है वो परफॉर्म कर देगा जब भी कॉल होगा। तो उसको काम क्या दिया गया है, जब भी कॉल हो वो प्रिंट कर दे क्या, आ मैसेज फॉर यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, ये 2 लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इंट मेन के अंदर क्या है, इंट मेन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट मैसेज और ब्रैकेट्स। ठीक है, तुम लोग यही लिखते थे, इफ और ब्रैकेट डालते थे, तो सेम वैसे ही है, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट, सेम वही काम किया है। ठीक है, प्रिंट एफ और ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ये जो कुछ भी लिख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा में, ये तुम लोगों का इनपुट होता है। तो प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, कोई ना कोई स्ट्रिंग जा रही है। अब स्ट्रिंग क्या होती है वो थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। तो इसके अंदर खैर इनपुट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है प्रिंट एफ वाली कमांड में। तो ये भी एक फंक्शन है। तो जब मैंने ये प्रिंट मैसेज वाला फंक्शन को कॉल किया, तो इस लाइन पे जैसे ही पहुंचा ना, वो जंप करके किधर चला गया, इधर आ गया। ठीक है, अब इस मैसेज के अंदर उसको क्या क्या दिख रहा है, आ मैसेज फॉर यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों लाइन उसने रन की, जहां से उसको कॉल किया गया था वहीं पे रिटर्न हो जाता है ये, और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाता है। ठीक है, यहीं पे रिटर्न हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन पे गया, इसको दोबारा से यही फंक्शन का नाम दिखा, तो दोबारा जंप करके यहीं पे आ गया, प्रिंट मैसेज किया उसने यही 2 लाइन, और फिर दोबारा पीछे चले जाएगा, जिस लाइन से उसको कॉल किया गया था उसी लाइन पे ही वापस जाता है। ठीक है, तो ये कोड जो है अब इस तरीके से रन होगा। अब मैंने ये जितनी दफा कॉल किया, ये उतनी दफा ये प्रिंट कर देगा ये दोनों मैसेज। ठीक है, अब मुझे क्या फायदा मिला इस तरीके से कोड लिखने से, मुझे अपना ये जो पार्ट है ना, ये मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मैसेज कुछ नया ऐड करवाना है इसके अंदर, मैंने क्या करना होगा, इस फंक्शन के अंदर जाना है, एक लाइन और ऐड कर देनी है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब जितनी दफा मैं प्रिंट मैसेज कॉल करवा रहा हूँ, अब ये 2 लाइन के बजाय 3 लाइन प्रिंट करने लग गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लेट से किसी यूजर ने क्रिएट करके दिया था मुझे कोड, ये कोड मैं पहले से बना के बैठ चुका हूँ। ठीक है, इंतजार में हूँ कि जैसी बस वो कोड दे, मैंने सिर्फ रन का बटन दबाना है, रन का बटन मैंने दबाया, मेरे पास प्रिंट होने लग गया। मुझे पता चला यार इस बंदे ने एक मैसेज डालना भूल गया,
तो मैंने क्या करना है, अपना कोड मैंने नहीं छेड़ा, सिर्फ उसके कोड में गया, एक लाइन और ऐड कर दी मैसेज प्रिंटिंग में, तो मुझे ये एक फायदा मिल गया। ठीक है, अच्छा जी, तो खैर, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल थी फंक्शंस की। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो तीन चीजें ये हैं क्या, इस फंक्शन का नाम क्या है, नाम सेंटर में लिखा हुआ है, इस फंक्शन का इनपुट क्या है, यानी कि ये एज अ आर्ग्यूमेंट्स क्या लेता है इनपुट के तौर पे, ठीक है, वो उसको क्या रिक्वायर्ड है, तो उसको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, और वो क्या देगा वापस में, यानी कि जब भी उसको कॉल किया जाएगा तो वो रिटर्न में कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, अब इधर मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकती हैं, इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, डबल या स्ट्रिंग या एरे या कोई स्ट्रक्चर, ये सारी चीज हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सारी डेटा टाइप्स डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, और उसी से हमारा फिर ये जो है ना फंक्शन, उसका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता जाएगा, जो भी मैं डेटा टाइप वगैरह दे रहा हूँ। जरूरी नहीं सिंगल इनपुट हो, मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं, यानी कि मैं वेरिएबल ए भी दे रहा हूँ, बी भी दे रहा हूँ, सी भी दे रहा हूँ, मुझे बस इन तीनों वेरिएबल की डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, इंटीजर ए, फ्लोटिंग बी, और डबल सी मैं देना चाह रहा था लेट्स से, तो ये तीनों डेटा टाइप मैं लिखूंगा। ठीक है, तो तीन वेरिएबल अगर मैं भिजवाना चाह रहा हूँ तो मुझे सारे डिफाइन करने पड़ेंगे कितने वेरिएबल्स भिजवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल सा हैव अ नाइस डे वाला प्रिंट की कमांड्स। ठीक है, प्रिंट मैसेज का एक वो है फंक्शन। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है यार, इस प्रिंट मैसेज का जो मेरे पास फंक्शन था उसको थोड़ा सा एडवांस किया है अब हमने, उसको एडवांस करके क्या क्या किया हमने, इंटीजर डेटा टाइप इनपुट ले ली। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है?